ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की संपन्न हो गई है। तेजस्वी यादव ने इसमें एक तरह से सखा की भूमिका निभाई। हालांकि सखा मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर अभी तक पूरी तरह से चुप्पी है, ये कहना चाहिए। पूरी वोटर अधिकार यात्रा निकल गई, लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने, महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अभी तक नहीं आए हैं नजर। इस पूरी यात्रा के दौरान कांग्रेस को क्या कुछ हासिल हुआ, कितना कांग्रेस का जनाधार वाकई में बढ़ा, जितनी भीड़ जुटी क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगी, क्या कुछ इस वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से जनता तक संदेश देने में कामयाब हुई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन। हमारे खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार जुड़े हैं हमारे साथ पटना से, मनीष पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी के, किशोर कुणाल प्रवक्ता जेडीयू के, सुंदरम पाठक प्रदेश युवा कांग्रेस से, मोहन कुमार वरिष्ठ पत्रकार, राम पुकार सिन्हा जी प्रवक्ता आरएलएम। आप सभी का बहुत स्वागत है। रमन जी, राहुल गांधी की यात्रा को कवर करने के लिए दिल्ली से बिहार पहुंचे। रमन जी, जो आखिरी जिसको समापन बोलते हैं, कैसा रहा समापन? देखिए, पहले जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम में कुछ तब्दीली आई, क्योंकि गांधी मैदान से महात्मा गांधी की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद ये यात्रा आगे बढ़ने वाली थी और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास इसका समापन का कार्यक्रम था और वहीं पे जनसभा होनी थी। लेकिन पुलिस ने, प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया। इस बिना पे कहा कि वो प्रतिबंधित एरिया है, उस इलाके में आप जनसभा नहीं कर सकते। इसलिए डाक बंगला चौराहे पे ही जनसभा हुई और जनसभा में राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, हेमंत सोरेन से लेकर तमाम जो इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने शिरकत किया और एक सुर से सभी ने ये बात कही कि इस लड़ाई को आगे भी ले जाना है। जिन इलाकों में राहुल गांधी नहीं गए, क्योंकि 24 जिलों में अभी तक ये यात्रा गई, तो बाकी जो जिले हैं, जिस जिले में ये यात्रा नहीं गई, उस जिले में तेजस्वी यादव यात्रा निकालेंगे। ये बात इस रैली में उभर कर सामने आई और सबसे बड़ी बात ये रही कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के अंत में ये बात कही कि मैंने एटम बम फोड़ा था और अब हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, जिससे नरेंद्र मोदी की सरकार हिल जाएगी। यानी कि हाइड्रोजन बम वो क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जिस हाइड्रोजन बम के बारे में उन्होंने जिक्र किया वो वोट चोरी को लेकर ही है, ये बात तो तय है, लेकिन किस इलाके का है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये चुनाव जीतने निकले हैं या बम फोड़ने निकले हैं, सवाल ये है रमन जी। देखिए, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के हर एक स्पीच में, जो कर्नाटका में महादेवपुरा का इलाका है, विधानसभा क्षेत्र है, उसका जिक्र राहुल गांधी हमेशा करते रहे और जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था पत्रकारों के सामने और इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने डिनर पर, उसका जिक्र भी वो लगातार अपनी जनसभाओं में करते रहे कि हमने महादेवपुरा में दिखा दिया है किस तरीके से वोटों की
गड़बड़ी हुई है और उस गड़बड़ी को चुनाव आयोग अभी तक उसका जवाब नहीं दे पाया है, भरोसेमंद तरीके से जवाब नहीं दे पाया है। और महाराष्ट्र में भी चुनाव में गड़बड़ी हुई है, ये बात हमने सिद्ध कर दिया है। हरियाणा में भी गड़बड़ी हुई है, ये बात भी, इसका जिक्र लगातार वो करते रहे हैं। अब कौन सा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, किस इलाके का हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, ये अपने आप में सस्पेंस इस पे बरकरार है। राम पुकार सिन्हा जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। क्या समझ में आई पूरी तस्वीर इस पूरी यात्रा से? कांग्रेस पार्टी कमबैक कर पाएगी? डॉक्टर मीना शर्मा जी, जो राहुल गांधी जी का जो यात्रा निकला हुआ था, ये यात्रा पूरी तरह से टाय टाय फिस रहा। बिहार की जनता पूरी तरह से इनके यात्रा को नकार दिया। और मैं देखा दरभंगा में किस तरह इनके मंच पर कैसे देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मृत मां के प्रति जो अपमानजनक शब्द का टिप्पणी किया इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, और वो भी इतना अपमानजनक शब्द है, शायद आपके टीवी चैनल पर मेरे या किसी भी व्यक्ति के मुंह से वो शब्द निकल नहीं सकता है। जिस प्रकार दरभंगा में उस तरह का शब्द का प्रयोग किया गया, इससे पूरे बिहार की जनता आंदोलित हो गई है। आंदोलित कहने का मतलब मेरा ये है कि इस प्रकार की रवैया से किसी भी राजनेता या देश के प्रधानमंत्री हो, बिहार के मुख्यमंत्री हो, या गृह मंत्री हो, या रक्षा मंत्री, किसी भी राजनेता के मां के प्रति इतना अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना, ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता का एक नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनता है। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अपने आप को इतनी पुरानी पार्टी मानती है, ये लोग बोलते हैं कि आजादी के आंदोलन में हमारे कांग्रेस ने बहुत साथ दिया, तो क्या यही कार्यकर्ता का चरित्र बताए हैं आप? यही कार्यकर्ता को आप संस्कार दिए हैं क्या? यही कार्यकर्ता का आप एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को यही चरित्र देते हैं क्या? युवाओं को, छात्रों को, कि भाई आप लोग इसी तरह बड़े बड़े नेताओं के माता को और बहन को गाली देते रहिए? ये सबसे पहले कांग्रेस में चरित्र और संस्कार को सिखाना पड़ेगा। हम लोग भी समाजवादी युवजन सभा से, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी से हम लोग राजनीति की शुरुआत किए हैं छात्र जीवन में, लेकिन आज तक कहीं भी हम अपने विरोधी का भी नाम लेते हैं, आदरणीय लगाते हैं, जी लगाते हैं। टीवी डिबेट पर भी आप मीना शर्मा जी सुनते हैं मेरी बातों को, हम लोग भी बोलते हैं आदरणीय राहुल जी, आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी, हम लोग बोलते रहते हैं। लेकिन इस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता बिहार की धरती पर जिस प्रकार का अपमानजनक शब्द का प्रयोग किए हैं, इससे इनका यात्रा पूरी तरह से धूमिल हो चुका है और बिहार की जनता ने महागठबंधन की यात्रा को नकार दिया है। उच्चक्के लोग जिस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हाथ में आपके मीडिया के माध्यम से ही देखा कि मोटरसाइकिल हाँक रहा है, कांग्रेस का झंडा थामे हुए हैं, राजद का झंडा थामे और हाथ में मुर्गा, दोनों हाथ में मुर्गा लेकर चल रहा है मोटरसाइकिल से। तो क्या ये एक राजनीतिक चरित्र होता है राजनीतिक कार्यकर्ताओं का? राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी बात को रखे, जनता के बीच जाए। हम लोग भी जाते हैं, हमारी एनडीए गठबंधन के लोग भी जा रहे हैं, हम लोग भी अभी पूरा कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, जा रहे हैं। युवा कांग्रेस के सुंदरम पाठक जुड़ गए हैं, वो ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे। बिल्कुल मीना जी, मैं जितना राजनीति में अनुभव है उतनी आप मीना जी, मैं अपनी बात को थोड़ी समाप्त करता हूँ कि सबसे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संस्कार सीखना चाहिए। जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी सिन्हा जी। इस वक्त सुंदरम पाठक कांग्रेस प्रदेश युवा कांग्रेस से जुड़े हैं हमारे साथ, और जैसा मैंने कहा सुंदरम पाठक जी, जितनी आपकी उम्र है उतना राम पुकार सिन्हा जी का अनुभव है राजनीति में। सवाल ये है कि वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि एक विपक्ष के नेता को और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो आचरण दिखाना चाहिए प्रदेश की राजनीति में, वो आचरण कांग्रेस पार्टी नहीं दिखा पाई। तो ये जो आपका रोड शो है, वो मतलब ये जो यात्रा जो है, ये पूरी तरह से फ्लॉप है, राम पुकार सिन्हा जी का कहना है। सुंदरम पाठक, देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता जुड़े हैं, जितने भी पैनलिस्ट जुड़े हैं, सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। देखिए, जिस तरीके से राम पुकार सिन्हा जी कांग्रेस पार्टी की बातें को रख रहे थे और उनके आचरण पर सवाल उठा रहे थे, तो इनको हम बता दें कि जब राहुल किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो एक आम आदमी हो या एक प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, किसी की भी माँ बहन या किसी की भी पारिवारिक लोगों के ऊपर गाली देना बेहद ही निंदनीय है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जिस प्रोग्राम की ये बात कर रहे हैं, वो प्रोग्राम में राहुल जी, तेजस्वी, तमाम हमारे जो लीडर थे वहां से यात्रा करके जा चुके थे।
उसके बाद कार्यकर्ताओं द्वारा जो चढ़कर उस पर जो बोला गया उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। जो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि वहां के जो हमारे कांग्रेस के नेता है नौशाद जी, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजन उस जगह पे करवाया था, उन्होंने वो फोटो वीडियो वहां के लोकल थाने में दिया और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें। भाजपा से पहले कांग्रेस का वहां पे स्टैंड था और हमारी संस्कार पे ये बात उठा रहे हैं। तो इनको हम याद दिला दें कि हमारे देश के जो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले इस देश के राजनीतिक शब्द को धूमिल करने वाले वही हैं। उन्होंने ही कांग्रेस की विधवा की बात की, उन्होंने जर्सी गाय की बात की, उन्होंने 50,000 गर्लफ्रेंड की बात की, उन्होंने ही ये शब्द भी कहा कि अचार के डब्बे पर लड़कियां का तस्वीर लगा लो तो ज्यादा बिकेगी। और हम पे आचरण और हम पे सवाल उठा रहे हैं। और इन्होंने अभी आजादी की भी बात कर दी। आप बता दीजिए कि भाजपा की एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, तब तो भाजपा थी नहीं, जनसंघ थी, इनकी जो भी विचारधारा थी आरएसएस थी। बता दीजिए कि एक भी अंग्रेज को एक थप्पड़ मारा हो तो जो ये कह दे, एक थप्पड़ मारने की कोई बात ये कर दे कि अंग्रेज को हमने मारा। दूसरी बात ये सुंदरम ये पाठक हम जी, आप नहीं वर्तमान में क्यों नहीं रहते हैं? आप वर्तमान में रहिए। वर्तमान में नहीं कांग्रेस पार्टी हाशिए पर है। प्लीज प्लीज सुंदरम पाठक जी, आप प्लीज समझिए। आज की पीढ़ी को आप आजादी से पहले के संघर्ष की कहानी बताकर आप वोट नहीं बटोर सकते। आज आप वोटर अधिकार यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि आज के जो वोटर हैं उसके अधिकारों की आप सुरक्षा करने का दावा कर रहे हैं। आप कितने कामयाब हुए इस पूरी यात्रा के दौरान, सवाल ये है। आपका दावा निश्चित रूप से बहुत कामयाब। मैं किशोर कुणाल जी के पास जा रही हूँ। प्लीज किशोर कुणाल जी। एक मिनट का और समय दीजिए हमें। देखिए जिस तरीके से इन्होंने राम पुकार जी ने ये सवाल उठाया था आजादी के, हम इसीलिए उस बातों पे गए। नहीं तो हमारा ये काम नहीं है कि हम जो वास्तविकता स्थिति है हम उसी पे बात करें। रही बात हमारी वोटर अधिकार यात्रा की, तो हमें अपार जन समर्थन मिला है। जो ये हमारे राजनीतिक का जो बिहार का भूगोल है ये बदल दिया है। और दूसरी बात, इन्होंने देख लीजिए क्या शालीनता, हमारे और भाजपा, कांग्रेस और भाजपा के विचार का अंतर की अगर बात कीजिएगा तो इन्होंने हमारे निहत्थे कार्यकर्ता जो वहां पे बुजुर्ग लोग थे, वो लोग इनके विधायक मंत्री कार्यकर्ता जाके हमारे कार्यालय में जाके पीट आए और हमारे लोग कल रात में वहां गए तो सिर्फ नारेबाजी करके वापस आए। किशोर कुणाल जी, मुद्दों से भटकना प्रवक्ताओं को शायद ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट अहम पहला पार्ट है कि मुद्दों पे आप कैसे नहीं रहे। किशोर कुणाल जी, सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, पुलिस व्यवस्था कानून सब आप लोग देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की महागठबंधन की दरअसल ये रैली, लेकिन कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा राहुल गांधी इस रैली का अगुवा और तेजस्वी यादव सारथी के रूप में इस पूरी यात्रा में देखे गए। क्योंकि आपकी सरकार है, बेहतर ढंग से आप बता सकते हैं कि कितनी सफल ये यात्रा, क्योंकि निश्चित रूप से सरकार में बैठे हैं, विपक्ष की यात्रा को असफल बताना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी कहीं आपकी चिंता को बढ़ा रही है? मीना जी नमस्कार, सारे पैनलिस्ट साथियों को भी नमस्कार। देखिए ये यात्रा नहीं है, ये सीएम बनाओ पीएम बनाओ यात्रा था और पर्पस एक ही था, उद्देश्य एक ही था कि कैसे तेजस्वी यादव जी खुद को चीफ मिनिस्टर और राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित कर दें। लेकिन राजद के लोगों को निराशा हाथ लगा। कांग्रेस को उकसाने के बाद प्लांटेड कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं किशोर कुणाल जी। मैं आपके पास आ रही हूँ मोहन कुमार जी। मोहन जी, जब आप वहां पर बिहार में बैठकर करीब से देखते हैं, तकरीबन 24 जिलों को कवर किया गया, जो जिले छूट गए हैं उन्हें क्या सोच के राहुल गांधी की तरफ से तेजस्वी यादव पर छोड़ा गया है? मैम, हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी है कि अगर पुराना परिदृश्य देखा जाए 2020 के चुनाव का, तो मगध और शाहाबाद में काफी अच्छी सीटें थी और सासाराम से यह यात्रा शुरू की गई थी। हमने यह भी बताया था स्पष्ट रूप से कि सासाराम से यह यात्रा शुरू करने का मकसद ही यह स्पष्ट था कि ये एक संदेश देना चाह रहे थे देश को कि दिल्ली की गद्दी भी अपराज्य नहीं है। क्योंकि सासाराम से कभी कालांतर में कहा जाए 1539 में शेर शाह सूरी ने युद्ध आरंभ किया था और दिल्ली की गद्दी जो पर कब्ज हुआ था। तो ये एक रहा।
रही बात इस यात्रा में मैडम की, सासाराम से यात्रा शुरू होकर के आज पटना पहुंची है और पटना में सभा हुई है। डाक बंगला पर सभा हम सुन रहे हैं। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यह सरकार वोट चोरी करके यह सरकार काबिज है। और भारत ही नहीं, चीन में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि यह सरकार वोट चोरी करके सत्ता पर काबिज। मैम, स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि यह पब्लिक है, सब जानते हैं। अगर वोट चोरी करके यह सरकार सत्ता पर काबिज हुई थी, तब जो है उस समय अगर संतरी के रूप में देखा जाए, एक दशक पहले की बात हम करना चाहेंगे कि संतरी के रूप में देखा जाए तब तो कांग्रेस की ही सरकार थी ना। कांग्रेस की सरकार की इलेक्शन कमीशन उनके अधीन थे। जैसे कि आज ये आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर ऑलरेडी बीजेपी का कब्जा हो चुका है, तो तब के दिनों में यह इलेक्शन कमीशन पर कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था और 2014 में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी बीजेपी की। तब तो चोरी का आरोप नहीं लगा था, कहा गया था कि वोट चोरी है। ये पब्लिक है, सब जानती है। तब तो है कि चुनावी वर्ष है, चुनाव आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। हो सकता है कि इस महीने के अंत तक कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए, तो आराम सारे जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। और ये भावन तरीका जो होता है तमाम पार्टियों का, वह चलता रहेगा, बनता रहेगा। और इसी क्रम में जो है कांग्रेस की भी, हाँ, रही बात कि आज का देखा जाए वर्तमान में, तो भाषाई शिष्टता बिल्कुल नगण्य हो गई है। अगर बात किया जाए राजनेताओं के, तो राजनेताओं के बयान में भाषाई शिष्टता को बिल्कुल जो है दरकिनार कर दिया गया है। कभी कोई गाली जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तमाम अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग होता है, जिससे यह पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है कौन क्या है और क्या निर्णय लेना है। यह सभी लोग अपना दमखम दिखला रहे हैं। निश्चित तौर पर असर हुआ है। जी रमन जी, कांग्रेस पार्टी को अगर हम महागठबंधन के एक सबसे बड़े घटक के रूप में कांग्रेस को देखते हैं, और कांग्रेस का बिहार में जो आज स्थिति है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार, महागठबंधन कब घोषित करता है कि नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल में ये राहुल गांधी की यात्रा, महागठबंधन की यात्रा दरअसल कितनी कारगर साबित होती आपको दिख रही है? वहां पर बहुत लोगों से बात हुई होगी, ग्राउंड पर जो लोग हैं उनसे भी, और राजनीति के जानकार भी, पार्टी का कैडर भी देख रहा है करीब से। कितनी भीड़ दरअसल जुटाई गई और कितनी अपने आप आई? देखिए, बिल्कुल कारगर साबित होगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का एक बयान मुझे याद है, जब उनसे सवाल पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट देंगे, तो उन्होंने कहा कि क्या कितनी सीट देंगे, हारने के लिए सीट देंगे क्या? मतलब पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उतनी सीट देने के लिए भी आरजेडी तैयार नहीं थी। लगातार जो है तेजस्वी यादव ये कह रहे थे, पहले बताइए कि कौन उम्मीदवार होगा, किस जगह से आप चुनाव लड़ेंगे, ये सारी चीजें विस्तार से बताइए, तभी हम सीटें देंगे। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद अब आरजेडी के सुर बदल गए हैं। आरजेडी अब कांग्रेस पार्टी को सीटें देने के लिए तैयार हो गई है, और जो 70 सीट पे मामला अटका हुआ था, वो 65-70 के आसपास जो है कांग्रेस को सीटें मिल सकती है। इस बात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि जो भीड़ यात्रा के दौरान आई, उस भीड़ को देखकर तेजस्वी यादव भी गदगद थे, लालू प्रसाद यादव भी बेहद खुश है। इस बात को लेकर उन्हें लग रहा है कि हाँ, कि एक अड़चन जो नजर आ रही है, वो अड़चन साफ तौर पर ये दिख रही है कि इतनी कोशिशों के बाद भी इस पूरी यात्रा के दौरान या यात्रा के समापन समारोह में तेजस्वी यादव की अगुवाई में या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के ऐलान का कोई फैसला नहीं हुआ। ऐलान की बात जो चल रही थी कि ऐलान हो सकता है, वो नहीं हो पाया। ये अपने आप में एक अचरज की बात जरूर है। जी, तो ऐसा क्यों, ये अचरज क्यों हुआ? कुछ इसके मतलब तेजस्वी यादव को लेकर कांग्रेस पार्टी के यहाँ स्पष्टता है नहीं, या सिर्फ ये वोट सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला निकलेगा तब तक की जद्दोजहद है दरअसल? सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होता, तब तक कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती, क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी के प्रभारी से जब सवाल पूछा जाता है, प्रदेश अध्यक्ष से सवाल पूछा जाता है, तो एक ही जवाब आता है कि हम इस मुद्दे पे विचार कर रहे हैं, विचार करेंगे। जब यात्रा के दौरान राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, तो तुरंत उन्होंने इस सवाल को घुमा दिया और दूसरा जवाब कुछ दे दिया कि हम लोग बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है हम लोग के बीच में, हम लोग बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। जबकि सवाल ये था कि जब तेजस्वी यादव आपको प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं,
तो क्या आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात करेंगे? ये सीधा सवाल था, लेकिन उस सवाल को घुमा दिया गया। तो साफ तौर पर आप कह सकती हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं, राहुल गांधी से लेकर जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक सुर में बात कर रहे हैं, एक दिशा में चल रहे हैं कि जब तक सीट शेयरिंग नहीं होती, सीट शेयरिंग मन मुताबिक सीट शेयरिंग नहीं होती, तब तक हम इस बारे में पत्ते नहीं खोलेंगे। जी किशोर जी, मैं आपके पास सुंदरम पाठक, पहले मैं आपके पास आ रही, उसके बाद बाकी लोगों के पास, क्योंकि मुद्दा कांग्रेस पार्टी का है। सीट शेयरिंग पर जब फॉर्मूला निकलेगा तब समझ में आएगा कि तेजस्वी यादव को लेकर पार्टी और महागठबंधन दरअसल अपना रुख कैसे साफ करता है। इस पूरी यात्रा के दौरान जिन जिलों में गए और जिनमें नहीं गए, उनका चयन जो है सुंदरम जी, वो क्या सोचकर किया गया? मतलब अब जिन जिलों में नहीं गए वहां तेजस्वी यात्रा निकालेंगे तो कांग्रेस पार्टी का कैसे आधार बढ़ेगा? देखिए, जिस जिस तरीके की यात्रा निकली है, उन्होंने 15-16 दिन का समय निकालकर विभिन्न विभिन्न जिलों से निकाल दी। बचा हुआ जो जिला है उसमें राहुल जी या तो पहले आ चुके हैं या फिर अब ये यात्रा के बाद बारी बारी उस जिला में आएंगे और वहां के लोगों से मिलेंगे। और रही बात, तो हम लोग किसी एक जिला नहीं, एक सीट नहीं, 243वीं सीट पे हम लोग महागठबंधन के तमाम दल के नेता कार्यकर्ता सब लोग 243 सीट पर मेहनत कर रहे हैं और पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। जो सीट जिनके खेमा में जाएगा वहां से हम लोग विजय होंगे। जी, तो अभी जो है वो पूरी तस्वीर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे साफ होती जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आज की तारीख में महागठबंधन की ये पूरी जो यात्रा है, इसमें लेफ्ट कहाँ अपने आप को पाता है? रामकुमार सिन्हा जी, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, बिहार की राजनीति में लेफ्ट की जगह जो है वो अभी आप महागठबंधन में कहाँ देख पा रहे हैं? सत्तारूढ़ दल ज्यादा बेहतर ढंग से विपक्ष की जो ताकत है अलग अलग दलों की, उसको और ज्यादा आप अध्ययन करते हैं, तो कहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट कहाँ स्टैंड कर रहा है? डॉक्टर मीना जी, दरअसल बिहार में जो वामपंथी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो या भाकपा मार्क्सवादी लेनिनवादी हो, भाकपा माले बोलते हैं इसको, ये तीनों पार्टी बिहार में मतलब वो पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल पर आधारित है। वो कांग्रेस पर आधारित पार्टी बिहार में नहीं है। पूरी तरह से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी लेनिनवादी, ये तीनों पार्टी पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल पर आश्रित है। राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से जो निर्णय लेगा उस पर वो आधारित है। बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी पार्टियां कांग्रेस के टाई अप में नहीं है। अगर कांग्रेस के टाई अप में रहती तो कांग्रेस और वामपंथी दोनों मिलकर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल से अलग रहकर एक नया काम करने का काम करती। लेकिन आज कांग्रेस भी राष्ट्रीय जनता दल पर आश्रित है, वामपंथी पार्टी भी राष्ट्रीय जनता दल पर आधारित है, और बिहार में जो महागठबंधन है, जो इन लोगों की 6 पार्टी है, उसमें वीआईपी भी है, मुकेश सहनी जी की पार्टी जिसको विकासशील इंसान पार्टी बोलते हैं, वो पार्टी भी मुख्यतः पूरी रूप से कांग्रेस पर आश्रित है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल पर आश्रित है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं मीना जी कि बिहार की राजनीति में अभी सुप्रीमो के रूप में जो महागठबंधन में जितनी पार्टी है, 6 पार्टी हैं, उसमें राष्ट्रीय जनता दल है और जिसका नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी पीछे से कर रहे हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी भले अस्वस्थ हैं, लेकिन पूरी पार्टी का रिमोट कंट्रोल हरियाणा का एक जुआराज संजय यादव जी कर रहे हैं और दिल्ली में बैठने वाले प्रोफेसर मनोज झा जी कर रहे हैं, और उन दोनों का दिमाग अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने स्तर से चला रहे हैं। मतलब किशोर जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, रामपुकार सिन्हा जी, कि आपकी बीजेपी की, जेडीयू की जो स्थिति है, जैसे महागठबंधन में आरजेडी के इर्द गिर्द सब कुछ है, किशोर जी आपके यहाँ पर क्या जेडीयू के इर्द गिर्द सब कुछ है या बीजेपी के इर्द गिर्द? ऑडियो ऑन करिए। कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं किशोर कुणाल जी। मोहन कुमार जी, क्या रामपुकार सिन्हा जी की बात आपको समझ में आती है बिहार में कि वो सही है? आरजेडी के आसपास ही पूरा ताना बाना जो बुना जा रहा है महागठबंधन का? निश्चित तौर पर कहा जा सकता है मैम कि आरजेडी ही यहाँ अपने आप को बड़े भाई के रूप में मानती है।
लेकिन अगर देखा जाए इस प्रस्तावित यात्रा का जो 17 अगस्त से शुरू हुई है और लगभग 23 जिलों में भ्रमण करते हुए मुख्य रूप से यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपना दमखम चिन्हित 50 विधानसभाओं में ही दिखलाया है और यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम कांग्रेस पार्टी का यह यात्रा है और यह हमारा कार्य योजना है। हमारी योजनाओं के हिसाब से हालांकि सभी महागठबंधन पार्टियां सहयोगी रही हैं, लेकिन यह यात्रा मुख्य रूप से 23 जिलों में मात्र 50 विधानसभाओं में भ्रमण की है और मुख्य रूप से वही 50 विधानसभा केंद्र बिंदु रहे हैं। तो आमतौर पर यह देखा जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अपने दमखम जो अगर 50 विधानसभा उन्होंने चिन्हित किया है तो 50 विधानसभा को ही फोकस करते हुए मोहन जी, अगर आरजेडी के इर्द गिर्द पूरी महागठबंधन की राजनीति सिमटी हुई है तो मुख्यमंत्री का नाम अभी से अनाउंस कर दिया जाए मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव का, उससे महागठबंधन को फायदा होगा कि नुकसान? देखिए बिल्कुल ये तो अंडरस्टूड है कि चूंकि बड़े दल के रूप में राजद है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री तो उसका होगा ही, लेकिन यह आंकड़ा तब दिखेगा अभी जो है बचते आ रही कांग्रेस, खास करके हम लोग बार बार यह सवाल कर रहे हैं कांग्रेस बचते आ रही है, वह अनाउंस नहीं कर रही। हालांकि इनके मित्र दल जो बाहर से आए हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश जी आए थे सपा सुप्रीमो, उन्होंने कहा कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे, इस तरह से रहा है। वामपंथी अभी भी कहने से यह बचते हैं कि तेजस्वी अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो यह आंकड़ा पर डिपेंड करेगा आने वाले चुनाव के परिणाम के बाद। जी बिल्कुल ठीक है। रमन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ वापस। कांग्रेस पार्टी सीट बंटवारे का फॉर्मूला जब तय होगा उसके बाद ही मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव की स्वीकारोक्ति समय के साथ होगी। जितनी देर से होगी उतना महागठबंधन को और तेजस्वी यादव को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, अभी चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए वो माहौल जो होना चाहिए था वो बन नहीं पाया है। हालांकि वोटर अधिकार यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी आरजेडी ने वो माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, लोग आए भी, उस यात्रा के दौरान शिरकत भी की, काफी ज्यादा संख्या में लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ। लेकिन अभी तक जो है चुनाव की घोषणा होने के बाद तब तक जो है 2-3 राउंड की बातचीत कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट पार्टी वीआईपी पार्टी के बीच में हो चुकी है सीट शेयरिंग को लेकर। 2-3 दौर की बातचीत और होनी है, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि ये काफी दिक्कत की बात सामने ये आ रही है कि वीआईपी पार्टी भी 50 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेफ्ट पार्टी भी 50 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, कांग्रेस पार्टी 70 पे दावा कर रही है। तो आरजेडी के लिए सीटों का बंटवारा जो है वो बहुत माथापच्ची वाली बात है और किस तरीके से वो सभी दलों को मनाएगी ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो है वो तमाम राजनीतिक दलों को अपने खेमे में कैसे लाएगी। मनीष पांडे बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इतनी पूरी कहानी में जो महागठबंधन की है उसमें एक तस्वीर साफ है कि बिहार की राजनीति में बड़ा भाई आरजेडी है। कांग्रेस अपना वजूद बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है और उसमें उसको कामयाबी भी मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू में बड़ा भाई मनीष पांडे जी कौन है? मनीष पांडे जी, मेरा सवाल आपसे है, बड़ा भाई कौन है, जेडीयू या फिर बीजेपी? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? रमन जी, आप मुझे सुन पा रहे? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मनीष पांडे जी को आपकी आवाज नहीं है। मनीष पांडे जी, आप मुझे सुन पा रहे? मनीष पांडे जी एक जुड़े हैं 25 मिनट बाद। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आवाज आ रही है, सॉरी माफ कीजिएगा जी। तो मनीष जी, बड़ा भाई कौन है बिहार में? नीतीश कुमार बड़े भाई हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल कोई ठीक है। मुख्यमंत्री भी वही हमारे यहाँ बनेंगे? कंफ्यूजन क्या है?
मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको बिहार के संदर्भ में, हम लोग तो बिहारी हैं, ठेठ बोलते हैं कि कहावत है कि हाथी लेट भी जाएगा ना, बैठने की बात छोड़ दीजिए, तो गधे से उसकी ऊंचाई बड़ी होगी। अब आप समझ लीजिए, कम से कम हाथी आप लेट भी न्यूज़ जाएगा टेलीफोन में ना। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए मनीष पांडे जी। ये मैं कहावतें आप गलत अपने बात कहाँ कार्यालय कर में रहा हूँ? सुनाया करिए। आप ये तो अपने कार्यालय लोकोक्ति में है। सुनाया करिए ये कहावतें। ये जब कार्यालय में लोग सुनाते आम तौर हैं, पर बोलते हैं, ये तो जी बोलते जी हैं, बिल्कुल इसमें कोई बिल्कुल। गलत बात है लेकिन नहीं। लेकिन लेकिन मैं तो संदर्भ स्पष्ट देखा कह रहा जाता है। हूँ। आप किस संदर्भ में बात कर जैसे रहे हैं लोग आपको कहते प्लीज हैं ये कि आया समझना ऊंट होगा। पहाड़ के नीचे, कैसे बोलते हैं लोग, उसी तरह मैं कह रहा हूं कि हाथी लेट भी मनीष जाएगा जी तो उसकी संदर्भ ऊंचाई होता गधे है, से ज्यादा रहेगी। मनीष जी संदर्भ होता है किसी बात का और उसका सम्मान भी होना चाहिए। हम बात मुख्यमंत्री की पद की कर रहे हैं, सो प्लीज प्लीज डेकोरम मेंटेन करिए। नीतीश जी हैं, मनीष पांडे एकदम जी, फिक्स्ड है, कोई किंतु परंतु नहीं। ठीक है मनीष पांडे जी, पूरी की पूरी ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा ने बीजेपी की तैयारियों को कितना और दुरुस्त करने के लिए आपको तैयार किया? कहीं नहीं है, भाजपा को चुनाव तो भाजपा के बारे में तो कहा जाता है कि भाजपा ऑलवेज 24/7 अलर्ट मोड में रहती है चुनाव के लिए। भाजपा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, संवाद के माध्यम से लगातार जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में रहती है। इसलिए विषय यहाँ पर यह नहीं है। देखिए, विषय क्या है बिहार के चुनाव में मुख्य रूप से? विषय यही है कि अब बार बार नीतीश जी को लेके विषय उठाया जाता है। भाई, मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं और मैं आज भी बोलूंगा कि नीतीश जी या कोई भी एनडीए का अटल जी के समय से भी कोई पार्टनर वो भाजपा ने कभी नहीं छोड़ी। भाजपा एक बड़ी अलायंस पार्टी के रूप में रही है, लेकिन कोई भी गए तो अपने मन से गए और आए भी तो अपने मन से आए। नीतीश जी हमारे एक ऐसे अलायंस पार्टनर रहे हैं जो सबसे पुराने और सबसे विश्वसनीय रहे। राजनीतिक कारणों से कोई दायां बायां जाता है, उसका विषय दूसरा है, उस पर फिर बहस करेंगे तो आपको एक चैप्टर अलग से खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन बिहार में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, नीतीश जी हम के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी हमारे नेता हैं और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे जब तक उनकी इच्छा रहेगी। ये बात मैं नहीं बता रहा हूं, ये बात और लोग भी बता रहे हैं, सारे लोग बता रहे हैं। अब जहां तक बिहार में चुनाव की बात है, तो चुनाव हर हालत में जंगल राज वर्सेस सुशासन बस एक ही मुद्दा है और भाजपा के लिए पहली प्राथमिकता है। 2020 के भी चुनाव में जब नीतीश जी को कम सीट आया था जेडीयू को, तब भी हमने उनको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि भाजपा के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य था कि जंगल राज की किसी भी शर्त में, किसी भी कीमत पर हम वापसी नहीं होने देंगे, चाहे हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने अथवा नहीं बने। मनीष पांडे जी, सवाल ये है, कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा ने आपकी तैयारियों पर क्या असर डाला? असर तो डाला, बहुत असर डाला, मानसिक रूप से बहुत असर डाला। कल तक जो सी टीम कांग्रेस थी वह राजद के सामने ए टीम हो गई है और राजद सी टीम चली गई है। तो असर तो बहुत बड़ा डाला है। अब असर तो ये डाला है कि अगर कोई मीटर होता तो तेजस्वी जी पर लगाया जाता। मुझे याद है अंतिम समय में मुलायम अखिलेश जी को बुलाना पड़ा उत्तर प्रदेश से सिर्फ यह कहलवाने के लिए कि भाई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो तेजस्वी ही हैं। और उससे भी जब बात नहीं बनी तो क्या स्थिति हुई? उससे जब बात नहीं बनी तो क्या हुआ? उससे जब बात नहीं बनी तो कल जो है तेजस्वी खुद कह दिए कि मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे, मतलब मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो एक बिहार में कहावत है ना कि पंच चाहे जो भी फैसला करे खुटवा हम वही गाड़ेंगे। तो उसी का जो है, उसी को मतलब परिलक्षित किया है तेजस्वी यादव ने। लेकिन जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता से मजबूत कोई नहीं होता। जनता जो फैसला करती है वही सिरोधार्य होता है और 2005 से आज तक जनता का फैसला एनडीए के पक्ष में रहा है। इसीलिए निश्चित रूप से आपको पूरा कहावतों उम्मीद का है कि बड़ा शौक है और कहावतें बड़ी आपको याद भी है, तो मनीष जी जरा एक कहावत राहुल गांधी की यात्रा पर सुनाइए। हाँ भाई, उनकी यात्रा पर मैं क्या कहानी सुनाऊं? वो लोग तो मैंने कहा ना कि 100 दिन चले 2.5 कोस वाली बात है। अंततः वही मुद्दा आ गया कि मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव अभी तक घोषित नहीं हुए। इसी को कहते 100 दिन चले 2.5 कोस। तो मतलब आप चाहते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए महागठबंधन की तरफ से? मैं नहीं चाहता, तेजस्वी जी चाहते थे।
मैं कहा चाहता मैंने हूँ तो ये पूछा आपसे सवाल कि बीजेपी की तैयारियों पे क्या असर पड़ा। तीसरी बार पूछना पड़ रहा है इस सवाल का जवाब। कोई सबसे बड़ी असर नहीं, पार्टी बड़े कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। हमारा देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी भीड़ इनकी पूरी रैलियों में नहीं जुटी होगी। अभी अभी हमारा एनडीए गठबंधन सारे विधानसभाओं में विधानसभा का सम्मेलन कर रहा है। आप अपने रिपोर्टर से पूछ लीजिए, कोई भी विधानसभा में 7,000, 8,000, 10,000 से कम की भीड़ नहीं रह रही है, उससे ऊपर की भीड़ रह रही है। तो हम तो एक एक विधानसभा में जो भीड़ जुटा रहे हैं, ये इनकी पूरी रैली में भीड़ नहीं जुट रही है। तो इसीलिए उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। बहुत अच्छा माहौल है, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो तस्वीर समझ में आ रही है बिहार की राजनीति में, इस वक्त कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में एक ऐसी भूमिका में जरूर अपने आप को लाने में कामयाब हुई है जिससे कि वो आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर एक स्टैंड लेने की स्थिति में आ जाए। निश्चित रूप से यात्रा वोट में तब्दील होगी या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वर्कर में जान फूंकने का काम राहुल गांधी ने किया। तेजस्वी यादव की चिंता इस मामले में अभी भी कम नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर नहीं लगाई गई है। लेकिन जिस विश्वास के साथ राहुल गांधी के सारथी की तरह इस पूरी यात्रा में नजर आए, कहीं सारथी तो कहीं लीडर के रूप में भी जो तेजस्वी यादव दिखे, उससे एक बात समझ में आती है कि दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी काम कर रही है और दोनों को मालूम है कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है। तो आने वाले दिनों में लगातार बिहार की सियासत पर हमारी नजर रहेगी। न्यूज़ 24 पर आप 3 बजे हमारे बिहार और झारखंड से जुड़े हुए फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आएं और अपने सुझाव भी दें। अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी साझा करना चाहे तो वो भी करें और साथ ही हमारे पैनल में जितने प्रवक्ता लोग हैं उनसे आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।